जीएसटीआर 1 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर किया गया है। जनवरी 24 से अब जो आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, उस जीएसटीआर 1 में दो टेबल एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी। टेबल नंबर 14, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, एंड टेबल नंबर 15, सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो ये बेसिकली दो टेबल इंसर्ट की गई है जीएसटीआर 1 के अंदर। तो यहां पर इन दोनों टेबल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर प्रोसेस की जाएगी। और अगर आपने कोई भी गलती की जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए टेबल 14 या टेबल 15 के अंदर, ना ही सिर्फ जीएसटीआर 1 गलत होगी, बल्कि जीएसटीआर 3B भी जो है आपकी गलत फाइल हो जाएगी। तो ऐसे में टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 के रिगार्डिंग एक क्लियरिटी होना जरूरी है कि कब क्या इंफॉर्मेशन कैसे आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें, टेबल नंबर 14 फाइल करनी है बाय दोज सप्लायर्स हु आर मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो जो सप्लायर, मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और मैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के जरिए अपने गारमेंट्स की सेल करता हूं, तो ऐसे में टेबल 14 जो है उस सप्लायर को फाइल करनी है। और अगर मान ले बात करें हम टेबल नंबर 15 की, तो यहां पर जो टेबल नंबर 15 है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा फाइल की जानी है। तो जैसे कि जोमेटो, स्विगी आपने सुना होगा, तो जो ऑपरेटर्स है जिनको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है, तो वो लोग जो है यहाँ पर टेबल नंबर 15 फाइल करेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि टेबल 14 किसे फाइल करनी है और टेबल 15 किसे फाइल करनी है। अगर हम बात करें टेबल नंबर 14 की, तो यहां पर जब आप टेबल नंबर 14 पर क्लिक करते हैं, तो दो टैब्स आपको दिए गए हैं, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 एंड लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो दो तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जहां पर आप सप्लाईज करते हैं। तो अगर आपने उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई की है जिन्हें सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, तो आप पहले टैब का यूज करेंगे, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस। यहां पर आप एड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे और जिस भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, जिसके जरिए भी आप वो सप्लाई कर रहे हैं, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर, लीगल नेम ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नेट वैल्यू मींस जो भी सप्लाई आपने की और उसके सप्लाई के तहत जो भी रिटर्न्स हुई। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज की सप्लाई की, 20,000 रुपीज की जो सप्लाईज है वो रिटर्न हो गई, आपको वापस आ गई, तो ऐसे में 80,000 रुपीज की नेट सप्लाईज आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। और उनके रिगार्डिंग जो भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस आपकी जो लायबिलिटी है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। सेकंड जो टैब है वो टैब है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जो है टैक्स लायबिलिटी पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस पर जो है अगेन एड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे और वही बातें आपको यहां पर भी बतानी है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जीएसटीएन क्या है, ट्रेड नेम, लीगल नेम ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस जो लायबिलिटी है वो आपको डिक्लेयर करनी है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, काफी सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने वाले कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत टैक्स पे करने वाले कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम डिटेल में आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है इन्हें समझेंगे और कैसे आप यहाँ पर अलग अलग सप्लाईज को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की, अगर हम बात करें तो उन्हें टेबल नंबर 15 फाइल करनी है। लेकिन यहां पर देखेंगे आप सिर्फ उन्हीं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को यह टेबल फाइल करनी है जिन्हें सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत टैक्स पे करने की लायबिलिटी है। यहां पर सेक्शन 52 के तहत जिन्हें टीसीएस कलेक्ट करना है उनके रिगार्डिंग कोई भी फाइलिंग नहीं की जानी है। तो ध्यान रखें, अब हमारे लिए यहां पर समझना जरूरी हो जाता है कि इन डिटेल्स को कैसे समझे हम कि कब जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 वाला है, कब ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला है जिनके तहत हम सप्लाईज कर रहे हैं। अब उसके बाद जब ई कॉमर्स ऑपरेटर टेबल 15 को फाइल करेगा तो उसको बेसिकली चार जो है टैब्स दी गई हैं कि जो सप्लाईज रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा की गई है, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो है बेसिकली इन केस ऑफ जोमेटो, स्विगी के जरिए आप जो रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहां पर एप्लीकेबल होता है। और
जो सप्लाईज आप जोमेटो स्विगी के जरिए कर रहे हैं, अब जोमेटो और स्विगी को बताना है कि वो जो सप्लाई की गई है वो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, मींस जो रेस्टोरेंट है वो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी लॉ, और जिसको वो सप्लाई की गई है, जो फूड सर्विसेज दी गई है, वो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर जब आप ऐड रिकॉर्ड्स करेंगे तो दोनों का ही जीएसटी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है रेस्टोरेंट का भी जीएसटीएन एज ए सप्लायर यहाँ पर एंटर करेगा, और जो रेसिपिएंट है उसका भी जीएसटीएन यहाँ पर एंटर करेगा। दोनों के डिटेल्स जो है, नेम जो है ऑटो पॉपुलेटेड रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो है इस डिटेल को जो है फाइल किया जाएगा। सेकेंडली, यहां पर रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, जहां पर जो रेस्टोरेंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और जो सर्विस जिसे दी गई है, जो रेसिपिएंट है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ सप्लायर का जीएसटी नंबर दिया जाएगा, रेस्टोरेंट का जीएसटी नंबर दिया जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको नहीं देनी है। और अगेन सिर्फ वही बातें, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और टैक्स रेट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, मींस जो आपका रेस्टोरेंट है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में, और जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो यहां पर ऐड रिकॉर्ड्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपको जो रेसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर यहां पर आपको एंटर करना है, जो रेस्टोरेंट है उसका जीएसटी नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जो रेसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर एंटर करना है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई टाइप ऑटो पॉपुलेटेड रहती है। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, मींस रेस्टोरेंट भी अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो सिर्फ यहाँ पर अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर ना ही जो रेस्टोरेंट है और ना ही जो रेसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ऐड रिकॉर्ड्स पर जाते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई टाइप और जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब टेबल नंबर 15 फाइल करनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 की कुछ बेसिक बातें, एक फ्रेमवर्क जहां पर आपको समझ में आए कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर एक चार्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन आपको कैसे फाइल करनी है। तो बेसिकली क्या है, दो सेक्शन है, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। गवर्नमेंट ने कहा, जीएसटी लॉ ने कहा कि हम कुछ सर्विसेज को जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए दी जा रही है, वहां पर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो किसको डिस्चार्ज करनी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रेंट ए कैब की सर्विस है, जहां पर आप जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर कहा गया कि ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है ये इन सप्लाईज पर टैक्स पे करेंगे। जो सप्लायर है, जो रेस्टोरेंट है, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो जो है जीएसटी पे नहीं करेगा। और कुछ सर्विस, कुछ सप्लाईज ऐसी होंगी जहां पर जो सप्लायर उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए कर रहा है, जैसे कि आपका गारमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, फुटवेयर आइटम्स है। यहां पर जो अगर सप्लाई की जा रही है सप्लायर के द्वारा इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए, कौन से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो यहां पर जो है टैक्स पे करने की लायबिलिटी सप्लायर पर ही है। वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे नहीं करना, सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सिर्फ एक बर्डन डाला गया कि वो टीसीएस कलेक्ट करेगा जो भी सप्लाईज उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए की जाएगी। तो एक एग्जांपल यहां पर हमने लिया है, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें कि जो मिस्टर राम है वो क्या है, एक सप्लायर है, और इनके दो बिजनेसेस है, एक गारमेंट्स का बिजनेस है और एक रेस्टोरेंट है। अब गारमेंट्स के बिजनेस पर ये अपनी कुछ नॉर्मल सप्लाई करते हैं जो अपने शोरूम के जरिए, अपनी शॉप्स के जरिए करते हैं, और कुछ सप्लाई ये थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स करते हैं, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो जो नॉर्मल सप्लाई है वो जो है उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। और इसको आप कहां पर रिपोर्ट करेंगे, टेबल 4 और टेबल नंबर 7। अगर बी टू बी सप्लाई है तो टेबल नंबर 4 के अंदर, बी टू सी सप्लाई है टेबल नंबर 7 के अंदर। लेकिन अगर जो सप्लाई की गई है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो सप्लाई जो है अब यहां पर टेबल नंबर 14 के अंदर रिपोर्ट करनी होगी। अब यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो किसे पे करनी है, सप्लायर को ही पे करनी है। सेक्शन 52 के तहत
ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो सिर्फ टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा, और ये जो सप्लायर होगा उस टीसीएस का क्रेडिट अपनी जीएसटी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए ले ले। अब दूसरी बात आई रेस्टोरेंट सर्विसेज की, कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर कुछ अलग सिनेरियोज है। जो नॉर्मल सप्लाई की जा रही है रेस्टोरेंट के अंदर, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो सप्लायर डिस्चार्ज करेगा, मींस रेस्टोरेंट पे करेगा। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अगर कोई सप्लाई की जा रही है, स्विगी जोमेटो के जरिए कोई सप्लाई की जा रही है, तो ऐसे में जो टैक्स लायबिलिटी है वो कौन डिस्चार्ज करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर डिस्चार्ज करेगा। तो ऐसे में ये जो सप्लाई है, टेबल नंबर 14 का जो सेकंड टैब है वहां पर आपको रिपोर्ट करनी है। अब बात आई कि ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर भी बताएगा कि उसके जरिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए किस किस सप्लायर ने कितनी सप्लाईज की। तो यहां पर 4 कैटेगरीज के अंदर यह सप्लाई रिपोर्ट की जाएगी कि क्या सप्लायर, सप्लायर मींस रेस्टोरेंट, क्या वो रजिस्टर्ड है और उसने रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई की है? क्या वो रजिस्टर्ड है, उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है? क्या वो अनरजिस्टर्ड है, उसने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है? क्या रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है और जिसने सप्लाई ली है वो भी अनरजिस्टर्ड है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर बताएगा तभी क्रॉस मैचिंग की जाएगी कि सप्लायर ने जो सप्लाईज रिपोर्ट की, सप्लायर ने जो सप्लाईज रिपोर्ट की और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सप्लाईज रिपोर्ट की, क्या आपस में मैच हो रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 14 के अंदर जो मिस्टर राम है वो डिक्लेयर करते हैं कि 1 लाख रुपए की सप्लाई जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए की गई, लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जो है यहां पर बताता है कि 1,50,000 रुपए की सप्लाई जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए की गई है, बाय दी सप्लायर, बाय दी रेस्टोरेंट, बाय मिस्टर राम। अब इसमें अगर डिफरेंस होगा तो यहां पर क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा मिस्टर राम पर जो है, उस पर उनकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो वसूली जाएगी। तो ये बेसिकली यहां पर जो है क्रॉस मैचिंग भी की जाएगी कि किस तरह की जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जिसको कहीं पर भी कोई मेंशन ही नहीं कर रहा है, तो उस पर अब एक जो है चेक लगाया जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जब बताएगा कि उसके द्वारा इतनी सप्लाई की गई है बाय दिस सप्लायर, और सप्लायर जब अपनी जीएसटीआर 1 में ये बताएगा कि ई कॉमर्स के ऑपरेटर के जरिए इतनी सप्लाई की गई है, और अगर वो आपस में मैच नहीं होगी तो ऐसे में जो जो टैक्स लायबिलिटी है वो अब वसूली जाएगी। और अभी तक क्या हो रहा था, वो टैक्स लायबिलिटी पता ही नहीं चल रही थी। तो ये जो है बेसिकली टेबल नंबर 14 और 15 यहाँ पर इंसर्ट की गई है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जनवरी ऑनवर्ड्स जो है ये दोनों ही टेबल्स आपके लिए फिल करनी जरूरी होगी। अगर आप सप्लायर है तो टेबल नंबर 14 फिल करेंगे, और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो टेबल नंबर 15 फिल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स, और हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ।